हेलो हाय गुड मॉर्निंग राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आपके लिए लेकर आई हूं आरटीई 2009 पर एक शॉर्ट वीडियो, सिर्फ एक नजर में और सब कुछ कवर में। मतलब हर चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। आरटीई 2009, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो या आने वाले DSSB सुपरटेट किसी का भी एग्जाम दो, एक ही बार में 10 मिनट में इस वीडियो को जरूर देखकर जाना। यह आपकी डिमांड थी और अब मैं पहले की तरह ही इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगी, चाहे आरटीई हो, चाहे FLN हो, ECC, EO, NCF 2005 हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। और भूलिएगा मत, आज शाम आप लोगों को देखने को मिलेगी शिक्षण की बहुत सारी जो नीतियां भारत के अंदर शिक्षा से रिलेटेड आई हैं और आयोग जो महत्वपूर्ण है उनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, सही समय पर पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछेगा तो यह पूछ सकता है, आप बता दीजिएगा 26 अगस्त 2009 को इस पर किसने साइन किए थे। ये पारित हुआ था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के समय पर और शुरुआत हुई थी इसकी, लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय पर। ठीक है, तो समझ लीजिए 26 अगस्त 2009 को यह बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया था, पारित हो गया था, क्योंकि उस समय की जो राष्ट्रपति जी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके सिग्नेचर हो गए थे और पूरे भारत में लागू होने की इसका जो डेट है वो 1 अप्रैल 2010 है। भारत ऐसा 135वां देश बना जहां यह अधिकार लागू हुआ। और इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों बच्चों को इस तरीके का अधिकार देना पड़ा? क्योंकि आपने 2002 में हमारे संविधान में 86 नंबर का अमेंडमेंट किया था, जिसमें आपने आर्टिकल 21A को जोड़ा था, जो ये कहता था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। और जब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हो तो बात से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी कि कहां कौन बच्चे को एडमिशन देगा और किस बच्चे को, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो ऐसे में भी उसको पढ़ने का अधिकार रहे, इसे सुनिश्चित करना था, इसे कंफर्म करना था। तो ये सारी बातें आते हैं, देखते हैं एक नजर में। तो इसमें याद रखना है, वैसे तो है 6 से 14 साल का एज ग्रुप, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि दिव्यांग बच्चों का एज ग्रुप 6 से 18 होगा। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर और 38 धाराएं हैं। 7 चैप्टर 38 धाराएं हैं। धारा याद कराती हूं फट से। पहली धारा देखो भाई, सबसे पहला आपसे जब छोटे नन्नू मुन्नू थे क्या पूछते थे घर वाले? आपसे पूछते थे आपका नाम क्या है। तो धारा 1 बताती है कि इसका नाम क्या है इस एक्ट का। तो ये बताती है कि इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का नाम है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों को। फ्री का मतलब उसमें है कोई पैसा नहीं, कंपलसरी का मतलब है किसी भी पड़ोस के स्कूल में 6 से 14 साल का बच्चा एडमिशन ले सकता है। धारा 2 बताती है कौन वंचित वर्ग कौन है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, कौन है इकोनॉमिकली डाउन, किसको माना जाएगा, तो वो सारी बातें। धारा 1 नाम, धारा 2 कौन किस में आता है, वो शब्दावलियां। धारा 3 किसको मिलेगा ये फायदा, तो किसको मिलेगा याद रखना, किसको मिलेगा? 6 से 14 साल के बच्चों को। धारा 4 नहीं करना दूसरा विचार, जब बच्चा आए आपके द्वार तो उम्र के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग देके एडमिशन कर देना उसका उद्धार, वरना पड़ेगी बड़ी मार। यह है धारा 4 कि नहीं करना दूसरा विचार, एज अकॉर्डिंग एडमिशन देकर। कैसा एडमिशन? चाहे वो बीच में छोड़ के ही चला गया था, लेकिन एज के अकॉर्डिंग एडमिशन दो। 10 साल का बच्चा है, जब 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, तो भैया 10 साल का बच्चा 5वीं क्लास में आना चाहिए। कराओ मेहनत उस पर, ठीक है ना। धारा 5 पंगा नहीं लेना। 5 में अगर कोई पेरेंट मांगे टीसी कि मैं तो अपने बच्चे का दूसरी जगह एडमिशन करा रहा हूं, चुपचाप टीसी प्रदान करें। धारा 6 कितनी दूरी है, तो कहा
फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे को एडमिशन देने के लिए 1 किलोमीटर के डायमेंशन में 1 किलोमीटर के एरिया में पढ़ने वाला हर स्कूल उसको एडमिशन दे सकता है। और 6 से 8 के लिए क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने 3 किलोमीटर के दायरे में एडमिशन किसी भी स्कूल में ले सकता है, प्राइवेट स्कूल में भी। धारा 7 साथ केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाएंगी उनका जो वंचित वर्ग हैं जिनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाने की बात कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% खर्चा बांटेंगी आपस में। नॉर्थ ईस्ट में ये रेशो 10 और 90 का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का 90 और स्टेट गवर्नमेंट का 10%। धारा 8 सरकार के कर्तव्य, धारा 9 लोकल अथॉरिटीज यानी स्थानीय निकायों के कर्तव्य, धारा 10 कर अब बस पेरेंट्स के कर्तव्य। ठीक, आगे बात समझ में? फिर से एक बार, धारा 1 नाम, सबसे पहले नाम आता है। धारा 2 कहती है कि प्रश्नावली कौन वंचित वर्ग। धारा 3 किसको फायदा। धारा 4 नहीं करना दूसरा विचार, जब भी आए बच्चा आपके द्वार एज के हिसाब से एडमिशन दो और कर दो उद्धार। धारा 5 पंगा नहीं लेना वरना पंजा मारेगी सरकार, टीसी दे देनी है जब भी मांगे। धारा 6 कितनी दूरी है, 1 से 5 क्लास के लिए, 1 से 5th क्लास तक के बच्चे के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में जितने भी स्कूल पढ़ते हैं सबको एडमिशन देना है। धारा 7 कैसे बटेगा खर्चा। 8 किसके कर्तव्य, सरकार के। 9 लोकल अथॉरिटीज के। 10 मम्मी पापा के बस। ठीक, धारा 11 से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। 12 गाना सुना होगा ना, चलती है क्या 9 से 12, तो भैया 9 से 12 जब तू किसी को लेके जा रहा है तो रिजर्वेशन तो कराया होगा ना, क्या लड़की से पैसा मांगेगा। तो धारा 12 कहता है रिजर्वेशन किसका, प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व कर दो। किनके लिए, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 25% सीट टॉप मोस्ट स्कूल में का पढ़ाओ। क्या रेयान इंटरनेशनल में भी पढ़ सकता है, डीपीएस में भी पढ़ सकता है, जिसकी मोटी मोटी फीस है और पैसा नहीं लेना है। ठीक, धारा 12 रिजर्वेशन हमारा, किनका, इन वाले बच्चों का। धारा 13 जब तुमने रिजर्वेशन कराया है तो पैसा लोगे क्या, नहीं, तेरे से पैसा भी नहीं, तेरे से टेस्ट भी नहीं, यानी नो एंट्रेंस टेस्ट, अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं, कोई कैपिटेशन फीस नहीं और कोई टेस्ट नहीं, एडमिशन टेस्ट नहीं। पकड़ लिए गए तो बहुत मारेगी। धारा 14 गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती थी कि क्या करेंगे स्कूल, ये कहेंगे तुम पे तो एज प्रूफ ही नहीं है, तो धारा 14 ने कहा कोई एज प्रूफ नहीं मांगना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी एडमिशन दो, एडमिशन के समय नाटकखोरी नहीं। धारा 15 देखो भैया 30 का आधा, 30 का मिड पॉइंट होता है 15, तो 15 क्या कहता है, मिड सेशन में भी एडमिशन आए बच्चा तो देना पड़ेगा। धारा 16 बालक सो गया पूरे साल भर क्लास में तो भी फेल नहीं करना, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो फेल पॉलिसी, 8th क्लास तक। 2019 में जाके बदला इसे जब एजुकेशन का मामला नीचे जा रहा था, क्योंकि बच्चे को पता पड़ गया जैसे ओ फेल नहीं करेगा कोई, अब देखो वो तो अलग ही मामले में पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। धारा 17 टीचर को खतरा, भैया मारने का नहीं, डांटने का नहीं, फिजिकल मेंटल पनिशमेंट नहीं। धारा 18 बिना मान्यता के अगर स्कूल चलता दिखा तुम्हारा तो पत्ता साफ। ठीक, तो क्या कहा कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेगा, बिना एफिलिएशन के स्कूल नहीं चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट धारा, धारा 21 एसएमसीज, धारा 21 एसएमसीज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसकी बैठक हर महीने होगी, कहा तो गया अमावस को होगी लेकिन कभी भी हो सकती है। वर्तमान में कितने मेंबर एसएमसी में, 16 मेंबर, जिसके 3/4 यानी 75% मेंबर कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे। इन 75 में भी 15% फीमेल होनी चाहिए, मम्मियां होनी चाहिए, मम्मियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक, इसमें एक कौन होगा, गांव में है स्कूल तो गांव का प्रधान और शहर में है तो वार्ड मेंबर। एक होगा प्रधान सचिव यानी एचएम हेड मास्टर,
कौन होगा? हेड मास्टर होगा। और यही इस एसएमसी का क्या होता है? हेड होता है, पदेन अधिकारी होता है हेड मास्टर। एक होगा टीचर और दो होंगे एमएलए यानी विधायक के द्वारा नॉमिनेटेड लोग। ये कितने साल के लिए एसएमसी योजना बनाती है? 3 वर्ष के लिए बनाती है, एक एक साल के लिए, 3 साल के लिए उप योजनाएं बनाती हैं। धारा 22 बताती है कि ये एसएमसीज क्या करेंगी? विद्यालय विकास योजना बनाएंगी। क्या बनाएंगी? विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान पे काम करेंगी ये एसएमसीज। धारा 23 यानी टेट, धारा 23 यानी टेट, टेट देना पड़ेगा। सीटेट दो, यूपीटेट दो, नहीं तो शिक्षक की योग्यता नहीं, पात्रता नहीं तो भर्ती नहीं, ये कहा। धारा 24 टीचर की क्या ड्यूटीज हैं, टीचर के कर्तव्य। धारा 23 में तो पहले तो टेट दे के आ, और फिर धारा 24 क्या है? टीचर की ड्यूटीज क्या है? स्कूल पे आना है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना है, बच्चे से तमीज से बात करनी है और सब चीजें एक्यूरेट रखनी है। ये नहीं है मास्टर जी छुट्टी मार गए। धारा 25 वेरी इंपॉर्टेंट, धारा 25 डिस्ट्रीब्यूशन किसका? टीचर और स्टूडेंट का रेशो। प्राइमरी में 1 to 5th में कहा कि 30 बच्चों पर एक टीचर, कम से कम 2 टीचर तो होने चाहिए। अगर किसी स्कूल की संख्या 28 ही है तो वहां फिर एक टीचर से काम ना चले, कम से कम 2 होने चाहिए। 31 से 60 का रेशो है तो 2 टीचर हों। 150 से ऊपर है तो हिसाब लगा लेना, 30-30 के हिसाब से 5 टीचर बनेंगे और तब एक प्रिंसिपल भी मिलेगा। और 200 से ऊपर अगर बच्चे हो जाएं तो फिर रेशो 30 और 1 का नहीं, 40 बच्चे पे एक टीचर का रेशो कर दो। 6 to 8 में यही रेशो 35 बच्चों पर एक टीचर का है। और जैसे ही 100 से ऊपर बच्चे होते हैं, चाहे 101 ही क्यों ना हो जाए, स्कूल को एक प्रिंसिपल मिलेगा। यहां 1 to 5th में टीचिंग डेज, ये सब धारा 25 में आता है। 25 धारा 25 टीचर स्टूडेंट रेशो क्लियर कर लो प्लीज दिमाग में। टीचिंग डेज 200, 1 to 5th में कितने घंटे पूरे साल में? स्कूल 800 घंटे। 6 to 8th में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई होती है तो 6 to 8th में टीचिंग डेज 220 घंटे, कितने? 1000। और टीचर 45 घंटे पर वीक पढ़ाएगा। अपनी तैयारी करने में जो समय जाता है उसको यूज करते हुए एक टीचर को पूरे हफ्ते में 45 घंटे का उपयोग शिक्षण कार्य में करना है, चाहे प्राइमरी में हो चाहे अपर प्राइमरी। धारा 27 टीचर को कहता है कि भैया तुम्हें केवल जनगणना, चुनाव और कभी कोई इमरजेंसी का कार्य पड़ जाए, राहत कार्य, उसमें ही काम कराना, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं। धारा 27। 28 प्राइवेट ट्यूशन नहीं। और 31 क्या कहता है? बाल अधिकारों का संरक्षण के लिए एक आयोग होगा जो देखेगा कि इन बच्चों का कोई, किसी ने एडमिशन देने से मना किया, खींच दो 31 में उसको, अच्छे तरीके से उसको याद दिला दो, एकदम 32 ही निकाल दो उसकी बाहर। ठीक, तो ये है सारा का सारा मामला। इंपॉर्टेंट सारी धाराएं दिमाग में बैठाएं और भूले नहीं। कल मिलेंगे फिर एनसीएफ के साथ में बढ़िया सा मुद्दा और अच्छे तरीके से समझते हुए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, एनसीएफ और आरटी से आएंगे। तो मिलते हैं, टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ध्यान रखें, जब भी ये वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करेंगी। तो मैं गार्गी सारस्वत लेती हूं आपसे विदा, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे। बाय, ध्यान रखें अपना।